हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को कवर करने वाले हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए जो मैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी अब कराने वाली हूँ वो आपकी हर परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दें, चाहे आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी का एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये। इस सेशन में मैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से दो चैप्टर को कवर करने वाली हूँ। पहला इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और दूसरा इकोलॉजी। इन दोनों टॉपिक से, इन दोनों चैप्टर से जितने क्वेश्चन अब तक बने हैं, चाहे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक से मैं चीज़ें आपको नहीं प्रोवाइड करूँगी क्योंकि उतना ज़्यादा समय नहीं है और उतना ज़्यादा पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्मार्ट स्टडी करना ही सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है और यही काम आता है। तो आपको सिर्फ उतनी ही चीज़ें मैं देने वाली हूँ जिस मटेरियल से मैं करा रही हूँ। ये मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लगा क्योंकि इसमें सारी वही चीज़ें हैं जो कि अब तक पूछे गई हैं और यहीं से आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है पर्यावरण एवं सतत विकास। पर्यावरण एवं सतत विकास। पर्यावरण होता क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर हैं, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठक आपस में अंतरक्रिया भी करते हैं। ये संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है जिसे कि पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये जितने भी डार्क ब्लैक में आप देख रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इस पर आप ज़्यादा आपका फोकस रहे। वैसे तो सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है लेकिन जो थोड़ा डार्क कर दिया गया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ध्यातव्य है कि परि और आवरण शब्दों को जोड़ने पर पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति होती है। अतः पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। अब इस डायग्राम, इस फ्लो चार्ट के ज़रिए आप अच्छे तरह से पर्यावरण के बारे में समझ जाएंगे। तो ये है पर्यावरण और उसकी अंतःक्रियाएं। पर्यावरण वायुमंडल, जीवमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल से मिलकर के बना है, यानी एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, ये चार आवरण हैं पर्यावरण के। एटमॉस्फेयर में दो स्फीयर आते हैं। एटमॉस्फेयर के अंतर्गत दो स्फीयर आते हैं, ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर, यानी क्षोभ मंडल और समताप मंडल। स्थल मंडल में होते हैं पर्वत, मैदान, मरुस्थल। जल मंडल में हिमनद, झील, नदियाँ, सागर। जीव मंडल यानी बायोस्फीयर, जीव लोग आएंगे जीव मंडल में, यानी पौधे और जंतु। तो ये है पर्यावरण और उसकी अंतःक्रियाएं। नेक्स्ट, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के तीन संगठक होते हैं, भौतिक या अजैविक संगठक, जैविक संगठक और तीसरा ऊर्जा संगठक। भौतिक या अजैविक संगठक में आपका स्थल आएगा, वायु और जल आएंगे। जैविक संगठक के अंतर्गत पादप, मनुष्य, जंतु और सूक्ष्म जीव आते हैं। वहीं ऊर्जा संगठक में सौरिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा आएगा। तो पर्यावरण कई संगठकों से निर्मित एक संरचना है। ये सभी जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है जो जीवों को चारों ओर से प्रभावित करता है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं और कुछ कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरण को वृहत व लघु स्तर पर समझा जा सकता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्तर पर भी पर्यावरण में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो अब इस फ्लो चार्ट के जरिए आप समझेंगे पर्यावरण और उसकी संरचना के बारे में। पर्यावरण और उसकी संरचना के बारे में। तो ये है पर्यावरण।
पर्यावरण का स्तर आपने समझा कि पर्यावरण के दो स्तर होते हैं, लघु स्तर और वृहत स्तर। लघु स्तर में आपका जीवाणु का पर्यावरण होगा और वृहत स्तर में वृक्ष का पर्यावरण होता है। पर्यावरण के दो कारक होते हैं, संसाधन के रूप में और दूसरा नियंत्रक के रूप में। पर्यावरण में विभिन्नताएं होती हैं। कारण जलवायु में परिवर्तन, मृदा प्रकार और स्थलाकृति में अंतर, ये है कारण विभिन्नताओं का पर्यावरण के। पर्यावरण के संगठक के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो पर्यावरण के 3 संगठक होते हैं, भौतिक संगठक, जैविक संगठक और ऊर्जा संगठक। भौतिक संगठक में आपके स्थल, वायु और जल आएगा। जैविक संगठक के अंतर्गत पादप, मनुष्य, जंतु और सूक्ष्म जीव आते हैं। वही ऊर्जा संगठक 2 होते हैं, सौर ऊर्जा और भूतापीय। तो आई होप आप पर्यावरण और उसकी संरचना के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। एक्सप्लेनेशन के जरिए भी, अभी आपने ऊपर पढ़ा वो एक्सप्लेनेशन था और उसको आप डायग्राम के थ्रू भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और ये भी पर्यावरण और सतत विकास का ही टॉपिक है। टॉपिक है धारणीय विकास या सतत विकास। अब आप जो जानने वाले हैं वो है धारणीय विकास या सतत विकास। धारणीय विकास विकास की वो अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण और उचित प्रबंधन करना है। ध्यातव्य है कि इस शब्द की व्याख्या वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट यानी WCED ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में की थी। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 रियो घोषणा में इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था। इसके साथ ही 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य मुद्दा सतत विकास था। ठीक है, 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में किया था और 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 में इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था और 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य मुद्दा भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट यानी WCED द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर यानी जिससे ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, आवर कॉमन फ्यूचर को जिसे कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसके अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन के लिए आवश्यक जैव भौतिक और सामाजिक पारिस्थितिकीय परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संदृढ़ की जा सके। इस तरह प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। अभी आपने जो देखा ऊपर, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसर्शन और रीज़न में और उसका आंसर ये था कि कथन और कारण यानी एसर्शन और रीज़न दोनों ही सही है, लेकिन कथन की सही व्याख्या है कारण भी। तो ये जो क्वेश्चन था जो आपने ऊपर देखा वो क्वेश्चन था। सतत विकास के लिए जितने भी आप डार्क ब्लैक में देख रहे हैं इस पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। प्रकृति की अपनी सुंदरता है, अपनी सीमाएं हैं, तो हमें चाहिए कि पहले हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपनी विकास नीतियों का निर्धारण करें।
अतः आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास होता है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती है। तो अब इस फ्लो चार्ट के जरिए, इस डायग्राम के जरिए आप समझ सकते हैं टिकाऊ विकास के लिए आवश्यक सूचनाएं हैं। टिकाऊ विकास के लिए आवश्यक सूचनाएं हैं, दो सूचनाएं होती हैं, पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं और मनुष्य व उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाएं। पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं हैं जैविक अधिवास से संबंधित, प्राकृतिक संसाधन से संबंधित, पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संदर्भ में और वर्तमान पर्यावरण की स्थिति। ये है पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं। अब बात करते हैं मनुष्य व उसके क्रियाकलापों से संबंधित क्या क्या सूचनाएं हैं। जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या का आकार, विभिन्न संसाधन व खाद्य उपलब्धता, गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं और औसत जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय और तकनीकी स्तर। ये सारे मनुष्य व उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाएं हैं। एक बार मैं और रिपीट इसको करती हूँ। जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या का आकार, विभिन्न संसाधन व खाद्य उपलब्धता, गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं, औसत जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय और लास्ट तकनीकी स्तर। तो ये सारे आप समझ गए होंगे टिकाऊ विकास के लिए क्या क्या आवश्यक सूचनाएं हैं। उल्लेखनीय है कि ये सूचनाएं सुदूर संवेदन तकनीक, सांख्यिकी विधि तथा भौगोलिक सूचना तंत्र व पर्यावरण सूचना तंत्र इत्यादि तरीकों से प्राप्त की जाती है। इन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अनुकूलतम स्तर का निर्धारण किया जाता है, फिर विकास की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। अगला टॉपिक है प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र। अब आप नेचर में जो कार्बन चक्र है उसके बारे में समझेंगे और इसका भी फ्लो चार्ट के जरिए आपको समझाई जाएगी और वाटर साइकिल के बारे में भी आप समझने वाले हैं। पर्यावरण में विभिन्न अजैविक व जैविक घटकों से मिलकर बना है। पर्यावरण जो है ये विभिन्न अजैविक और जैविक घटकों से मिलकर के बना है, ये आप सभी जानते होंगे। और ये घटक आपस में अंतःक्रिया करते हैं। सामान्यतः ये अंतःक्रिया एक चक्रीय स्वरूप होती है, यानी सर्कल होता है, यानी तत्वों का चक्रण एक रूप से दूसरे रूप में होता रहता है। ये चक्रण प्रकृति में कार्बन चक्र, जल चक्र इत्यादि के रूप में दिखाई देता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। प्रकृति में इस तरीके से है कार्बन चक्र। वायुमंडल में उपस्थिति है कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बनिक यौगिक पादप में, कार्बोनेट पानी में। कार्बनिक यौगिक जाता है पादप में और कार्बोनेट पानी में। पानी में जाकर के ये चूना पत्थर बनता है और पादप से कोयला, पेट्रोलियम और कार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक जंतु में। कार्बनिक यौगिक जंतु से पेट्रोलियम और अकार्बनिक कार्बोनेट शल की। वहीं फिर से ये चक्र गया, ये साइकिल जो है ये फिर श्वसन और विघटन होकर के वायुमंडल में इसकी उपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड में होती है और कार्बनिक यौगिक पादप से भी वायुमंडल में इसकी उपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इस तरीके से प्रकृति में कार्बन चक्र जो है वो चलता रहता है। इस तरीके से इसका सर्कल, कार्बन डाइऑक्साइड सर्कल इसी तरीके से होता रहता है। ध्यातव्य है कि कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। ये अपने मूल रूप में ग्रेफाइट और हीरा में पाया जाता है। कार्बन जो है अपने मूल रूप में ग्रेफाइट एवं हीरा में पाया जाता है। यौगिक के रूप में ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है।
विभिन्न प्रकार के खनिजों में भी कार्बन पाया जाता है। जल की तरह कार्बन का भी विभिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाओं के द्वारा पुनर्चक्रण होता रहता है। वहीं दूसरी ओर जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। प्रकृति में जल चक्र को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। प्रकृति में जल चक्र को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये है, ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं, ये है जल चक्र। वाटर साइकिल इस प्रकार से होता है। ये भूजल है। समुद्र के पानी जो है वो समुद्र के जल का वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होकर के ये बादल बनता है और फिर ये सौर ऊर्जा भी लेती है। बादल बनता है, फिर कम तापमान से संघनित जल बनता है और उसके बाद ओले और वर्षा होती है। ये ओले और वर्षा पर्वत पे जाती है। यहीं से जल का अंतर्स्राव होता है, फिर ये भूजल में जाता है। और ये जब ओले और वर्षा होती है पर्वत पे तो ये नदियों में पानी जाता है, फिर से समुद्र में पानी जाता है और इस तरीके से फिर से इसका जल का वाष्पीकरण होता है, फिर बादल बनते हैं और जल का वाष्पीकरण होकर के बादल बनता है और पेड़ पौधों के जरिए वाष्पोत्सर्जन होता है। उसके बाद फिर बादल बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो पेड़ पौधों से वाष्पोत्सर्जन होता है और जल का वाष्पीकरण होकर के बादल बनता है। बादल बनता है तो वर्षा होती है और फिर वही वर्षा का पानी फिर से समुद्र और नदियों में जाती है। तो इस तरीके से जल चक्र भी जो वाटर साइकिल है वो होता चलता है। ठीक है। जल चक्र पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। पौधे भूमि में प्रतिरोपित किए जाते हैं और भूमि में उपस्थित उनके मूल रोमों के द्वारा वे जल का अवशोषण करते हैं। सामान्यतः पौधों में अधिकांश मूल रोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाता है। पौधों के अधिकांश मूल रोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं हो पाती है। ध्यातव्य है कि मूल रोम मृदा में उपस्थित मृदा विलयन यानी सॉइल सॉल्यूशन के संपर्क में रहते हैं। इन मूल रोमों के द्वारा ही पौधे भूमि से जल का अवशोषण करता है। मूल रोम की कोशा भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज से बनी होती है। मूल रोम की जो कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। इसके साथ इनमें कुछ पैक्टीन भी पाया जाता है। पैक्टीन के कारण ही मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं, मिट्टी से चिपके रहते हैं। पैक्टीन के कारण, अगर प्रश्न पूछे किसके कारण तो पैक्टीन के कारण। मूल रोमों की कोशिका भित्ति पारगम्य कला यानी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है? परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है। तो अब इस डायग्राम के जरिए, इस फ्लो चार्ट के जरिए आप समझेंगे मूल रोम द्वारा मृदा से जल का अंतःशोषण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। मृदा विलयन होता है जल में, इसमें कम सांद्रता और कम परासर दाब होता है। इसके बाद इसका इम्बिशन होता है यानी अंतःशोषण होता है। तो फिर मूल रोम का रिक्तिका रस बनता है जिससे कि मूल रोम होते हैं, अधिक सांद्रता होती है और अधिक परासर दाब होता है। इसके अलावा एक कारण ये भी है कि खेतों में उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती है तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जड़ के मूल रोमों द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है। इससे पौधे मुरझा जाते हैं। उल्लेखनीय है कि जल अवशोषण प्राप्य भूमि जल यानी अवेलेबल सॉइल वाटर, मृदा के तापमान, मृदा विलयन की सांद्रता व मृदा की वायु यानी सॉइल एयर जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इस तरह जल मंडल में स्थित जल चक्र के द्वारा पर्यावरण में अपनी भूमिका विभिन्न प्रकार से निभाता रहता है। जल चक्र के साथ साथ वायुमंडल में होने वाली गतिविधियां भी पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
अब आगे हम बात करेंगे वायुमंडल के बारे में। अब जो आप समझने वाले हैं वो होगा वायुमंडल। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तत्व पदार्थ का साधारणतम रूप होता है जिसे कि रासायनिक या भौतिक विधियों के द्वारा आगे उपभाजित नहीं किया जा सकता। यौगिक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या अधिक तत्व द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं। मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण प्रक्रिया से मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों यानी वायु के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं। गैसों का ये मिश्रण वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन 78.08% होता है। ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%, नियॉन 0.0018%, हीलियम 0.0005% और मीथेन 0.00017%। स्वपोषी पेड़ पौधे, प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाली एवं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। अगर वनस्पतियां ना हो तो पादप जो है ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पादप ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो ये जंतु में जाते हैं, जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ये पादप में जाते हैं। तो इसी तरीके से पादप जो है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखता है। इस प्रकार पादप वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। इसीलिए वनों को हरे फेफड़े भी कहते हैं। वन जो है उसको हरा फेफड़ा भी बोलते हैं, हरे फेफड़े। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से भी बचा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण सुरक्षा। जहां एक ओर प्रदूषण पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए एक संकट है, वहीं पे दूसरी ओर धारणीय विकास पर्यावरण के क्षरण को कम करने में सहायक होता है। अतः धारणीय विकास पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। धारणीय विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। वातानुकूलन का पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास कागज के थैलों का प्रयोग एवं वातानुकूलन का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। वहीं पे दूसरी ओर प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। पर्यावरण अपकर्ष प्राकृतिक या मानव जनित होता है, जबकि अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की वो क्रिया होती है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन और वियोजन द्वारा ढीली पड़ करके और विदीर्ण होकर अपने स्थान पर ही बिखर कर रह जाती है। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए धारणीय विकास एक उपयोगी युक्ति है। अतः धारणीय विकास एवं पर्यावरण सुरक्षा आपस से अंतर संबंध है, यानी धारणीय विकास और पर्यावरण सुरक्षा जो है ये आपस में अंतर संबंध रखते हैं। अगला टॉपिक है धारणीय विकास। अब आप समझेंगे धारणीय विकास को। धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये विकास की वो अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाता है।
इसी तत्वावधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। ध्यातव्य है कि 17 धारणीय विकास लक्ष्य तय किए गए हैं। ये लक्ष्य इस प्रकार हैं। जो 17 लक्ष्य रखा गया है वो लक्ष्य आपको इस बॉक्स में दिखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। पहला लक्ष्य है गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व में समाप्ति। दूसरा, भूख यानी हंगर की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा। तीसरा, सभी आयु के लोगों में सेहत और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा। चौथा, समावेशी व न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को आजीवन सीखने का अवसर देना। पांचवा, लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं व लड़कियों को सशक्त करना। छठवां, सभी के लिए स्वच्छ जल एवं सफाई यानी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सातवां, सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। सभी के लिए समावेशी और सतत आर्थिक विकास, रोजगार और समुचित कार्य को बढ़ावा देना। नौवां, लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी औद्योगिकरण को बढ़ावा एवं नवाचार को प्रोत्साहन देना। 10वां, देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना। 11वां, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर का निर्माण। 12वां, स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। 13वां, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। 14वां, महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करना। मरुस्थलीकरण को रोकना, वनों का संवहनीय प्रबंधन करना, भूमि क्षरण एवं जैव विविधता के नुकसान पर रोक लगाना। न्याय संगत, शांतिपूर्ण व समावेशी समाजों को बढ़ावा। और 17वां लक्ष्य है सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का निर्धारण किया है, जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों के द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का निर्माण किया गया है। ये सूचकांक 17 सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास की स्थिति तथा पर्यावरण की सततता से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। 162 देशों की इस सूची में 2019 में भारत 115वें स्थान पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 162 देशों की सूची में 2019 में भारत जो है वो 115वें स्थान पे है। तो ये जो सतत विकास लक्ष्य देख रहे हैं आप 2019 में विभिन्न देशों का स्थान है ये। तो जो भी चीज़ें मैं करा रही हूँ थोड़ा बेसिक है, तो जो भी चीज़ें अपडेट वाली होगी वो करंट अफेयर से आपके अपडेट होते रहेंगे। पहले स्थान पे है डेनमार्क, दूसरे स्थान पे है स्वीडन देश, तीसरे स्थान पे है फिनलैंड, चौथे पे है फ्रांस, पांचवे पे है ऑस्ट्रिया, छठे पे है जर्मनी, सातवें पे है चेक गणराज्य, आठवें रैंक पे है नॉर्वे, नौवें पे है नीदरलैंड, 10वें रैंक पे है एस्टोनिया, 111वें रैंक पे है लाओस, 112वां रैंक है कंबोडिया का, 113वें पे है दक्षिण अफ्रीका, 114वां है गुयाना, भारत से पहले गुयाना है, और 115वां रैंक है भारत का, और भारत के बाद 130वां रैंक है पाकिस्तान का। धारणीय विकास के कई आयामों में धारणीय कृषि भी एक पहलू है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2003 को यूएनओ के द्वारा सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया था। धारणीय विकास क्या है? तो धारणीय विकास के कई आयामों में धारणीय कृषि भी एक पहलू है। धारणीय कृषि का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। धारणीय कृषि का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस तरह से प्रयोग किया जाए कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। वर्तमान में भारत की लगभग 60% पॉपुलेशन जो है वो कृषि पर निर्भर है। ध्यातव्य है कि अत्यधिक
जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य समेत अन्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई। इसकी वजह से कृषि में रासायनिक खाद्य अथवा उर्वरकों एवं जहरीले कीटनाशकों का भरपूर उपयोग किया गया ताकि पैदावार बढ़े, लेकिन इससे प्राकृतिक असंतुलन व मृदा की गुणवत्ता व उसकी उर्वरता को व्यापक क्षति पहुंची। इससे मानव के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ा। इससे निपटने के लिए आज संपूर्ण विश्व का झुकाव सतत अथवा धारणीय कृषि की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए जैविक खाद्य यानी बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन वर्ष 2014-15 से चल रहा है। ये मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का एक भाग है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानवता के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां प्रकट होती रही हैं। उल्लेखनीय है कि क्लब ऑफ रोम वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों और व्यवसायियों की एक संस्था है जो कि मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए सुझाव देती है। ये संस्था शोध, वाद विवाद, सम्मेलनों इत्यादि के माध्यम से वैज्ञानिक विश्लेषण कर इन सुझावों को उपलब्ध कराती है। अगला टॉपिक है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो समिट। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न हो रहे हैं। वर्ष 1992 में हमारी धरती का मंडरा रहे संकट से 1992 में हमारी धरती पर मंडरा रहे संकट से निपटने के लिए साझी रणनीति बनाने के मकसद से विश्व भर के नेता ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए थे। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्याओं को लेकर के गहरी चिंता जताई गई थी और इनसे लड़ने के लिए मिलकर प्रयास करने का संकल्प लिया गया था। 172 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में शिरकत की थी। रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है, 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी अर्थ समिट संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई। ये 18 संस्थाओं के साथ मिलकर के 183 देशों में वैश्विक पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता करता है। ये संकटग्रस्त पारिस्थितिकीय तंत्रों यानी स्थलीय और जलीय को संरक्षित करने में अपनी भूमिका निभाता है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी यानी GEF UNFCCC के तहत अल्पविकसित देशों में अल्पविकसित देश निधि यानी लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड LDCF उपलब्ध कराता है। ये इन देशों को उनके नेशनल अडैप्शन प्रोग्राम्स ऑफ एक्शन यानी नापास की तैयारी एवं क्रियान्वयन में सहायता करता है। ध्यातव्य है कि 2001 में COP7 की बैठक माराकेश में आयोजित की गई। इस बैठक से प्राप्त निर्देशों के आधार पर विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि यानी द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड SCCF की स्थापना की गई। ये निधि अनुकूलन के साथ साथ विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण में भी सहायता करती है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP एवं विश्व बैंक GEF के साथ जुड़े हुए हैं। वर्तमान में ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्षता नाओको इशी है। GEF का संस्थागत ढांचा यानी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इस प्रकार है। ये है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का ढांचा। तो इस प्रकार का है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का। गाइडेंस, ऑपरेशन और एक्शन। साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी पैनल में स्टेप में GEF काउंसिल कंट्रीज, काउंसिल मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं और
इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन ऑफिस में भी GF काउंसिल कंट्रीज, काउंसिल मेंबर्स और कंस्टिट्यूएंसी होते हैं। GF असेंबली में कन्वेंशन है और इस कन्वेंशन में कौन कौन से कन्वेंशन है? CBD, UNFCC, स्टॉकहोम पॉप्स, UNCCD, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और मीनामाटा। और इसमें भी, इस असेंबली में भी, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी असेंबली में भी GF काउंसिल कंट्रीज, काउंसिल मेंबर्स और कंस्टिट्यूएंसी आएंगे। GF काउंसिल कंट्रीज, काउंसिल मेंबर्स और कंस्टिट्यूएंसी के अंतर्गत GF सेक्रेटरीट आता है और GF ट्रस्टी आते हैं। और इस दोनों ही सेक्रेटरीट और ट्रस्टी में ये एजेंसियां होती हैं। कौन कौन सी एजेंसीज? UNDP, UNEP, वर्ल्ड बैंक, ADB, AFDB, EBRD, FAO, IADB, IFAD, UNIDO, WWF US, CI, IUCN, DBSA, फम्बायो, बोर्ड, काफ और FECO। तो ये है इसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जिसको हिंदी में भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म GEF होता है। जैव विविधता पर अभिसमय, इंग्लिश में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, शॉर्ट फॉर्म CBD। अब जितना भी आप ऊपर देखे हैं शॉर्ट फॉर्म, सभी का फुल फॉर्म आप जानेंगे इसमें। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय, हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी UNFCC। मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, शॉर्ट फॉर्म UNCCD। स्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय, इंग्लिश में स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, स्टॉकहोम पॉप्स। और पारा पर मिनीमाता अभिसमय, यानी मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। GF इन सब के लिए, इन सारे वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। बढ़ते हैं आगे। एजेंडा 21। एजेंडा 21 ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। ये सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की, जिसे कि एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ये पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। इसकी 20वीं वर्षगांठ पृथ्वी शिखर सम्मेलन पे 1992 में हुई। समझौता हुआ एजेंडा 21 और इस पर समीक्षा 5 वर्ष पर होती है। पृथ्वी सम्मेलन +5 1997 में हुआ था। समीक्षा 5 वर्ष पर हुई पृथ्वी सम्मेलन +5 1997 में। इसके साथ ही पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को एजेंडा 21 नाम दिया गया। इस एजेंडा को निम्न प्रमुख भागों में बांटा गया है। इस भागों में बांटा गया है, ये 4 भाग हैं जिसमें कि एजेंडा 21 को बांटा गया है। विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण में, सबको खाद्य स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा, पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल, जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण। तो ये 4 पार्ट में एजेंडा 21 को बांट दिया गया है। ये 4 भाग है, प्रमुख 4 भाग है एजेंडा 21 के। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय संरक्षण एवं विकास की दिशा में ये महत्वपूर्ण प्रयास था। एजेंडा 21 के बाद आते हैं रियो +20 सम्मेलन पे। 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 5 साल बाद 23 से 27 जून
1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो रियो+5 या पूंजी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। ये बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन के लिए बुलाई गई थी। एजेंडा 21 के तहत पहली बैठक में उन सभी कारकों को सूचीबद्ध किया गया था जिसे टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। उल्लेखनीय है कि रियो+10 का आयोजन जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में सितंबर 2002 और रियो+20 का आयोजन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है? ब्राज़ील में 20 से 22 जून 2012 के मध्य संपन्न हुआ। रियो+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। ये सम्मेलन जून 2012 में रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में संपन्न हुआ था। ये सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ और 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। वर्ष 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित रियो 20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर वी वॉट था। ये शीर्षक था। इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता इत्यादि पहलुओं पर विचार किया गया। इसी सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था यानी ग्रीन इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया और हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्यवाही का आह्वान किया गया। इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी यानी पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, जिसको शॉर्ट फॉर्म है PAGE, इसका सृजन किया गया। ध्यातव्य है कि सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रियो+20 सम्मेलन में कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बनाई गई। इसके साथ किसी कानूनी बंधन की व्यवस्था नहीं की गई। औद्योगिक राष्ट्रों का पर्यावरण व सतत विकास के मुद्दों के प्रति उदासीन रवैया भी इस सम्मेलन को अपेक्षित सफलता नहीं दिला सका। बढ़ते हैं आगे। विभिन्न संगठन एवं संस्थान, आगे बात करेंगे हम संगठन और संस्थान के बारे में। तो पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के संगठनों एवं संस्थानों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, शॉर्ट फॉर्म NEERI, महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान यानी CPHERI के रूप में वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लांट, इससे संबंधित बीमारियों एवं औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए की गई थी। इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में है। NEERI भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वर्तमान में नेरी के निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार हैं। NEA का तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, इंग्लिश में नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी से है। यद्यपि वैसे तो इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण यानी NEAA है। राष्ट्रीय पर्यावरणीय अपीलीय प्राधिकरण यानी NEAA का गठन वन व पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इससे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए जिनमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है स्थापित किया गया था। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध के लिए किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई की जा सके। WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है
जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ। 17 मार्च 1951 को IMO यानी इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कमिटी विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से अस्तित्व में आई। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके वर्तमान महासचिव पेटेरी टलास एवं अध्यक्ष जर्मनी के गेरहार्ड एड्रियन है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में हुआ था। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में अवस्थित है, केन्या के नैरोबी में। इसके वर्तमान प्रमुख डेनमार्क की इंगर एंडरसन इसकी वर्तमान प्रमुख हैं डेनमार्क की इंगर एंडरसन। EPA यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है और इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को की गई थी। ये मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से संबंधित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है जिसके कार्यालय 55 से अधिक देशों में स्थापित है और इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में है। बढ़ते आगे। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कौन कौन से अधिनियम बनाए गए हैं? पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत में 1986 में पारित हुआ था। ये संपूर्ण भारत में लागू है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान यानी अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया था। ये अधिनियम केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि वो अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा संरक्षण के लिए और पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, उपशमन के उपाय करें। उल्लेखनीय है कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। इस अधिनियम ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बनाए गए अन्य कानूनों में समन्वय बनाने व अन्य मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। ध्यातव्य है कि 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी का नाम बदल दिया गया है। इसके अनुसार परिसंकट में सूक्ष्म जीवों अथवा आनुवंशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात निर्यात और भंडारण नियम 1989 में आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं आनुवंशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति यानी इंग्लिश में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी शब्द रखे गए हैं। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्षतः संबंध वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रखने के अधिकार, जो जीवन के अधिकार आर्टिकल 21 में अंतर्निहित है, जीवन के अधिकार में अंतर्निहित है और ये आर्टिकल 21 में है, इसके अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। इसकी स्थापना पर्यावरण बचाओ और वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन, पीड़ित व्यक्ति अथवा क्षतिग्रस्त संपत्ति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने और इससे जुड़े मामलों का प्रभावशाली और तीव्र गति से निपटारा करने के लिए की गई है। उल्लेखनीय है कि न्यायाधिकरण पर्यावरण के मामलों में द्रुत गति से पर्यावरणीय न्याय देंगे और उच्च न्यायालयों के मुकदमों के भार को कम करने में मदद करेंगे। अब बात करेंगे परीक्षा उपयोगी जो इम्पोर्टेंट तथ्य दिए गए हैं पर्यावरण से संबंधित, उसके बारे में अब आप जानने वाले हैं, उसको हम कवर करेंगे। पर्यावरण से एग्जाम के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ अब आप कवर करने वाले हैं। पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहे हैं। जलप्रिय पौधे यानी वाटर लविंग प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स वो हैं जो जल में, जैसे वाटर लिली, दलदली भूमि में या तालाबों के किनारे पाए जाते हैं। जलवायु की आर्द्रता कम होने पर इनका क्षरण होने लगता है। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा 1991 से दिया जा रहा है। अति नगरीकरण और औद्योगिकरण संतुलित विकास, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के संरक्षण, इन तीनों के लिए हानिकारक है। WM एडम्स के द्वारा लिखित पुस्तक है ग्रीन डेवलपमेंट यानी हरित विकास। इसका पूरा नाम ग्रीन डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन अ डेवलपिंग वर्ल्ड है। इस पुस्तक का पहला संस्करण 1990 में प्रकाशित हुआ था। एल्सवर्थ हटिंगटन के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट है, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, जिसका प्रथम प्रकाशन 1915 में हुआ था। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मसानोबु फुकुओका, प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं मसानोबु फुकुओका। वो एक जापानी किसान एवं दार्शनिक थे। पर्यावरण संरक्षण के लिए 17 से 24 वर्ष के 15,000 युवाओं को नियुक्त करने के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया था। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए $360 मिलियन आवंटित किए हैं, जिससे प्रतिवर्ष 500 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाएगी। पलाचीमाड़ा दक्षिण भारतीय राज्य केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित एक छोटा सा गांव है। कोका कोला कंपनी ने यहां अपनी इकाई स्थापित की है, जिससे बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र के जल का दोहन करने के कारण ये पर्यावरण की भारी क्षति हुई है। यहाँ पे पर्यावरण की भारी क्षति हुई है। पंजाब के मार्क फेड और इजराइल के सयाक के बीच 21 अप्रैल 2001 को हुए एक समझौते के तहत पंजाब में ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से सब्जियां उगाई गई। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोबस्कैन ने ग्रीन डेस्क 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया है। इसमें विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार के अनुसार अंक दिया जाता है। ग्रीन डेस्क 2014 के स्कोर के अनुसार भी भारत इस संदर्भ में पहले स्थान पे है, पहला स्थान बना हुआ है भारत का। भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थायी विकास के लिए मिश्र श्वसन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिकीकरण पौधे और कीट प्रतिरोध शस्य किस्मों का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। उल्लेखनीय है कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था। पर्यावरण पर ये पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया था।
ध्यातव्य है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय यानी थीम था एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश चीन था। 2020 की थीम थी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो आज के लिए बस इतना ही। इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूरी जो इम्पॉर्टेंट जानकारी है, जो इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों के कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी को हम कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही है, तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा।